सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण से संधि विषय पढ़ रहे थे। हमने स्वर संधि पढ़ ली थी। जैसा कि आप उसके नाम से जानते हैं, स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने स्वर संधि के भागों को भी पढ़ लिया था। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं यानी बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। अब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा: व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कि जैसा कि परिभाषा में बताया है, पहले शब्द का व्यंजन और दूसरे शब्द में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि सीखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार व्यंजन के मेल से व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ और जो परिवर्तन हुआ उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर देखो, सम जमा कल्प, यहाँ हलंत लगा रखा मैंने लास्ट वर्ड में। कल हमने जो स्वर संधि की थी उसमें लास्ट वर्ड के नीचे हलंत नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस वर्ड अक्षर के नीचे, जिस वर्ड के नीचे हलंत लगा होता है वहां पर स्वर नहीं होता, वह स्वर रहित होता है। तो यहाँ पर सम जमा कल्प, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से क दिखाई दे रहा है। अगर हम क जमा अ हमने निकाल दिया, लेकिन व्यंजन पहले आता है। क्या है? व्यंजन पहले आता है। तो यहाँ पर मैं है, तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। और व्यंजन के मेल पर जो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो अंक की बिंदी के रूप में यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया है। सम जमा कल्प क्या बन गया? संकल्प। अब यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल था कि एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल हुआ। अब है दूसरा उदाहरण, देखिए, जगत जमा ईश। ईश, यहाँ पर ई क्या है? स्वर है। और त क्या है? यहाँ पर व्यंजन है। तो इसके मेल से त और ई मिले तो क्या बन गया? जगदीश। द और ई की मात्रा इसके साथ जुड़ गई तो त और ई मिला तो क्या बन गया? द। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सम जमा साल, संसार। यहाँ पर सम में मैं व्यंजन है और स यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है? व्यंजन है। इसके मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, उत जमा लास, उल्लास, यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है। तो अब कप जमा अंध, कप में क व्यंजन है और अ स्वर है, तो क्या बन गया? कबंध। इनका जो परिवर्तन हुआ उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को सीखने से पहले हमें एक चीज और आनी अत्यंत आवश्यक है कि व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ी थी, कितनी है? 33 है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उन व्यंजनों की संख्या को किस वर्ग में रखा जाता है। व्यंजनों की संख्या को वर्ग में रखने के लिए हमने वर्ग बनाए थे, वर्ग, स्वर्ग, वर्ग, पवर्ग, वर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं। ठीक है। पांचों वर्गों में वर्णों की संख्या क्या होती है? बताओ क्या होती है? 5 होती है हर एक वर्ग में। क वर्ग में क, ख, ग, घ और
ध। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया। ट वर्ग में ट, ठ, ध, ध और न। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ये बच्चों आपके 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों को आपको अगर हमें व्यंजन संधि को अच्छी प्रकार से समझना है तो हमें वर्गों के बारे में भी पता होना चाहिए कि प वर्ग में क्या आएगा, च वर्ग में क्या आएगा, त वर्ग में क्या आएगा, त वर्ग में क्या आएगा और प वर्ग में क्या आएगा। व्यंजन संधि को सीखने के लिए सबसे पहले हमें व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए कि उसके मेल से जो बदलाव हुआ उसके कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों को सीखने के लिए हमें वर्गों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 25 हुई है, तो लेकिन अंतस्थ व्यंजन भी तो है हमारे, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो इनको मिलाकर हमारी संख्या कितनी होगी, 33 हो जाएगी। बच्चों, व्यंजन संधि को सीखने के नियम होते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि हमें वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनमें से हमने देखा कि सभी में 5-5 व्यंजन होते हैं, 5-5 होते हैं ना अक्षर। तो अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं कि उनमें परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, उस परिवर्तन को सीखने के लिए हमें नियमों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग कोई भी वर्ग है, क वर्ग है, कोई भी वर्ग है, उसका पहला वर्ण। अब क वर्ग में पहला वर्ण क्या है हमारा, क। तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, अब क वर्ग में पहला वर्ण क्या है, क, उसके बाद दूसरा क्या है, ख, और उसके बाद तीसरा क्या है, ग। अब हमें इसको नहीं देखना है, ये देखना है कि क किस में बदल जाएगा, ग में। ये नियम सभी 5 वर्गों पर लागू होता है। अब हम इन नियमों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। क गय होना, कि जो क है उसका गय कैसे हो गया, देखो दिग जमा गज। अब यहाँ पर क्या है, क वर्ग का पहला वर्ण और यहाँ पर क्या है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, ग तीसरा वर्ण है ना, तो ये जो क है हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए यह इसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, समझे। उसी वर्ग में ये जो पीछे वाला शब्द है हमारे पास, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा वहां पर, या फिर वहां पर कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। अब इसमें किसमें बदल जाएगा, दिग्गज। ये देखो यहाँ पर ये गय आधा यहाँ पर आ गया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर पहले वाले शब्द को देखना है कि उसके अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, ठीक है। क यहाँ पर ग क्या है, व्यंजन है, तो ये किस में बदल गया, ग में बदल गया। अब वाक जमा ईस, यहाँ पर क्या आ गया, स्वर। क्या आ गया, स्वर। व्यंजन संधि में दोनों चीजें मिलती है, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। वाक जमा ईश, यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण है, तो किस में बदल जाएगा, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। बदल गया ना, यहाँ पर देखो वाक जमा ईस वागीश। अब च का जय होना, अब च वर्ग में च पहला वर्ण है, उसके बाद दूसरा क्या है,
छ, और तीसरा क्या है ज। अब हमें इसकी तरफ नहीं देखना है, ज किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखिए, च वर्ग का पहला वर्ण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो च किसमें बदल जाएगा, ज में। किसमें बदल जाएगा, ज में। अब आप ये कहोगे यहाँ पर ये ज पूरा कैसे हो गया, इसमें अ मिल गया ना, तो इसलिए यह ज पूरा हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अच जमा आदि। यहाँ पर आदि क्या है, स्वर है, च क्या है, च वर्ग का पहला वर्ण, तो किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसी प्रकार तवर्ग पर भी यही नियम लागू होगा, त व द हो जाएगा। तवर्ग में पहला वर्ण क्या है, त, दूसरा क्या है, थ, और तीसरा क्या है, द। हमें दूसरा नहीं देखना, तीसरा देखना है, तो पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। जगत जमा ईश क्या बन जाएगा, ये त वर्ग का पहला वर्ण है, ये यहाँ पर क्या है, स्वर है, तो स्वर आ गया। हमें वहां ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ ध्यान देना है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तो किसमें बदल जाएगा, त वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण क्या है, द है, तो क्या है, ये बन गया जगदीश। इसी प्रकार सत जमा गुण, त है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो क वर्ग का है तीसरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ देखना है कि त वर्ग का पहला वर्ण है और किसमें बदल गया, द में। किसमें बदल गया, द में बदल गया है। प का पे होना, कि प वर्ग पर भी यही नियम लागू होता है। कप जमा अंध क्या बन जाएगा, कबंध। प वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा क्या है, प, और तीसरा क्या है, ब। हमें ये नहीं देखना, इसको देखना है। प वर्ग किसमें बदल जाएगा, प में, ब में बदल जाएगा। सुप जमा अंत, प है और अंत है, तो क्या बन गया, सुबंध। बच्चों ये थे किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का, कि जो भी पहला वर्ण है, मैंने आपको यहाँ बताया है कवर्ग, स्वर्ग, वर्ग और उपवर्ग में, कि किसी भी वर्ग का पहला तीसरे में कैसे बदलता है, कि पहले शब्द में क्या होना चाहिए, वर्ण का, वर्ग का पहला वर्ण, और पीछे कुछ भी हो सकता है, स्वर और व्यंजन कुछ भी आ सकता है, हमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि उसी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए और बाद में स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है। बच्चों अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरे नियम में क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का, कि जो भी वर्ग है, कितने वर्ग बताए थे मैंने आपको, 5 वर्ग बताए थे। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। पंचम वर्ण भी इसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में आपने सीख लिया होगा कि इसे पंचम वर्ण क्यों कहते हैं, कि जो 5वां वर्ण है उसमें बदल जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको क वर्ग लिखकर दिखाते हैं, क, ख, ग, घ और द। ये है कवर्ग के 5 व्यंजन, ठीक है। अब चवर्ग में च, और लास्ट व्यंजन क्या होगा चवर्ग में, बताओ, च, छ, ज, झ और इया। ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। इसके कुछ नियम है। क का ड होना, कि क किस प्रकार से ड होता है। वाक जमा में हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, हमें पीछे वाले शब्द पर भी ध्यान नहीं देना है, पहले वाले पर ध्यान देना है। उधर या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इधर ध्यान देना है कि किसी भी वर्ग का क्या होगा, पहला वर्ण होगा, वो 5वें वर्ण में कैसे बदलेगा। अब यहाँ पर कवर्ग में क का ड होना, 5वां वर्ण है ड, तो वाक जमा में वाडन में, दिक जमा नाग दिग्नाग, ट का अनय होना, टवर्ग, ट, थ, द, ध और अण, कि अणय किस प्रकार से वर्ण, शब्द का अण होना। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आदेश है, हलंत लगा रखा है मैंने इसके नीचे, तो
क्या है ये अपने आप में आधे है, व्यंजन है सिर्फ, तो व्यंजन पांचवा व्यंजन भी क्या बनेगा, आधा ही बनेगा, वह पूरा नहीं होगा। षट जमा मुख, षणमुख, सट जमा मास, यहाँ पर देखो ट के नीचे हलंत है, तो ये भी क्या है अण क्या है, आधा है, अण तो आधा ऐसे लिखा जाता है ना, या फिर उसका ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे क्या है मानक रूप नहीं है, इसलिए इसको मानक रूप आधे को आधा ही लिखा जाना चाहिए। त प न होना। अब वर्ग में लास्ट व्यंजन त फर्स्ट है और न पांचवा है, ये पहला है ये पांचवा है। त वर्ग का जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में कैसे बदलेगा, उत जमा मत, उन्मत, त है यहाँ पर, ठीक है, तो म उन्मत, चित्त जमा में, क्या है चिन्ह में, चित्त जमा में क्या बन जाएगा, चिन्ह में। अब देखो इसमें त, थ, द, ध और न, ये पांचवा था, तो त किसमें बदल गया, न में, चित्त जमा में चिन्ह में, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, ये कैसे बदलते हैं, ये इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी हो जाती है कि ये यहाँ पर आधा है, तो यहाँ पर भी हमें आधा व्यंजन ही प्राप्त होता है। बच्चों अब हम व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि छ का मेल, कि जो छह वर्ण है उसका मेल आ ई ऊ तथा री से होने पर छ से पहले क्या आ जाएगा, च जुड़ जाएगा, च के नीचे हलंत होगा, च जुड़ जाएगा। हलंत का क्या है, वो वर्ण अपने आप में आधा है। उदाहरण देखिए, संधि जमा छेद, छह हमें यहाँ पर देखना है, पीछे वाले शब्द में देखना है कि छह वहां पर होना चाहिए, और उससे पहले क्या आ जाए, आ और ई ऊ और री आ जाए, तो छह से पहले क्या आ जाएगा, च, क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संधि में क्या है, ई कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और इधर क्या है, छ है, ई जमा छ हो जाएगा, इससे पहले क्या आ जाएगा, चल आधा जुड़ जाएगा। इधर देखो संधि वैसे का वैसा है, छेद भी वैसे का वैसा है, तो इन दोनों को जोड़कर च इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो क्या रहेगा, आधा रहेगा। संधि जमा छेद, संधि छेद, अनु जमा छेद, अनुच्छेद, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। नंबर 4 देखिए, री र या श के बाद दूसरे शब्दों में न आ जाए तो वह अणय बन जाता है। कैसे बनता है, देखो परी जमा नाम, यहाँ पर क्या है, ई, कौन सी ई है, छोटी ई, तो इसमें क्या है, नाम, ना क्या बन गया, न का अणय बन गया, और भूष न भूषण। तो बच्चे समझे कि री र या श आ जाए तो उसके बाद क्या बन जाएगा, परिणाम। इधर देखना है हमें, इधर क्या है, न है, न अगर आ गया तो न का क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा। अब बच्चों हमारा जो पांचवा नियम है क्या कहता है कि यदि पहले शब्द के अंत में तय आ जाए, कि पहला शब्द है उसके अंत में तय आ जाए, तो दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए, च, छ, ज, ट और ढ तथा ल आ जाए, तो च किसमें बदल जाएगा, सेम उसी जैसे में बदल जाएगा, लेकिन छ हमने पढ़ा था उससे पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। तो परंतु त के बाद श हो तो त च में बदल जाता है और श छ में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है, त का च में परिवर्तन, उत जमा चारण, त चारण यहाँ पर च सेम है, तो यहाँ पर त किसमें बदल गया, च में बदल गया। च आधा ऐसे होता है लेकिन लिखने में ऐसा आता, मानक रूप ऐसा होता है। तत् जमा छाया, अभी हमने पढ़ा था अगर छ से पहले त आ जाए तो क्या हो जाएगा, च आधा हो जाएगा। त का ज में परिवर्तन, उत जमा ज्वल, ये इसके जैसा हो जाएगा। इसमें कौन सा है, उत जमा ज्वल उज्ज्वल। त का ल में परिवर्तन, तत् जमा लीन, त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ल में, लेकिन ल कैसा होगा, आधा होगा। तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लास उल्लास।
बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ें।